हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं वो है परमानेंट टिश्यू। हमने अपने पुराने लेक्चर में पार्ट 1 में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको बताया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग टिश्यूज, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड होने की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है तब वो चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। तो परमानेंट टिश्यू है क्या? परमानेंट टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच डेराइव फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनते हैं, कब बनते हैं? जब उनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है। और क्या क्या फीचर्स होते हैं परमानेंट टिश्यू में, हम देखते हैं यहां पर फीचर्स। पॉइंट नंबर 1, डेफिनेट फॉर्म एंड साइज। इनका डेफिनेट फॉर्म होता है, साइज होता है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेट साइज एंड फॉर्म। सेकेंड पॉइंट, मे कंप्राइसेस लिविंग और डेड सेल्स। कुछ ऐसे एग्जांपल हम इसमें देखेंगे जहां हम डेड सेल्स भी देखते हैं और लिविंग सेल्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहां पर हम ये कह सकते हैं, मे कंप्राइसेस डेड और लिविंग सेल्स। पॉइंट थर्ड, कैन नॉट डिवाइड। कैन नॉट डिवाइड इसलिए क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैन नॉट डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, नई सेल्स नहीं बन पाएंगे, है ना। थर्ड, कैन नॉट डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। एक बात ये होगी, ठीक है। और एक बात जनरली लैक्स इंटरसेल्युलर स्पेसेस। सामान्य तौर पर इंटरसेल्युलर स्पेस की कमी होती है। जनरली लैक्स इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इंटरसेल्युलर स्पेसेस को लेकर कंफ्यूज ना हो। मान लो एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है, इसके बीच में आप देख रहे हैं ये जो गैप है, अंतरा कोशिकीय अवकाश, इंटरसेल्युलर स्पेस, ये बीच की जो खाली जगह है उसको कहा है। अब सवाल ये उठता है कि परमानेंट टिश्यू को हम कैसे देख सकते हैं। यदि इस चीज को देखना है तो एक डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। हमको यहां देखना पड़ेगा टीएस ऑफ स्टेम। स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन देखना पड़ेगा। ट्रांसवर्स सेक्शन के लिए आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूं। यदि ये स्टेम है, इस स्टेम को यदि हम इस तरीके से कट करते हैं, इस तरीके से कट करते हैं तो वो कहलाया ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट। और यदि लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, लंबवत रूप में, तो वो कहलाएगा ऊर्ध्वाधर काट या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो हमने यहां पर जो लिया हुआ है वो है इसके सेक्शन को, जो कि टीएस है, स्टेम। जब स्टेम के टीएस को देखते हैं तो मान लो वो स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है, राउंड। इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। मैं यहां पर इसको बना रहा हूं डायग्राम, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और वैसे भी आपको हम एक डायग्राम दिखाने वाले हैं जो इसी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाला है। कैसा दिखाई देगा उसको हम देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन अब आप इसको यहां पर देखेंगे कि जब इसकी कटिंग लेते हैं, इसके अंदर का जो पोर्शन है, हम इसके अंदर के पोर्शन का इतना भाग लेते हैं, इतना, और इसको हटाते हैं और जब देखते हैं तो डायग्राम आपके सामने यहां दिया हुआ है, तो देखिए वहां पर दिखाई दे रहा है और ये स्ट्रक्चर वही है। स्टेम के एक भाग की हमने देखिए इतना वाला हिस्सा काटा है, उसको वहां देखिए, और उस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे स्तर दिख रहे हैं, बहुत सारे लेयर दिख रहे हैं। यहाँ सेंटर का जो भाग होता है इसको पिथ कहा है। अलग अलग प्रकार की सेल्स आपको वहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। उसमें ऊपर से नीचे तक आपको बहुत सारे स्तर दिखाई दे रहे हैं। देखिए
सबसे ऊपर में क्यूटिकल की परत दिखाई दे रही है, लेयर दिखाई दे रही है। उसके बाद एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, देखिए एपिडर्मिस की एक लेयर दिखाई दे रही है। फिर आप देखिए हाइपोडर्मिस, कुछ इस तरह हाइपोडर्मिस का दिखाई दे रहा है। फिर देखिए कॉर्टेक्स, ठीक। देन कॉर्टेक्स के बाद आप देखिए एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, और नीचे का जो हिस्सा है वो जाइलम का भाग है, उसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम लिखा हुआ है, और फिर सबसे लास्ट में पिथ लिखा हुआ है। ये डायग्राम जो है कुछ देर के लिए यहाँ पर उपलब्ध है, उसको देखते हैं। लेकिन अब आप उसको ऐसा समझ लीजिए, ये स्तर हमने इसको काट कर दिखाया है, और ये इस सेक्शन को किस तरीके से काटा हुआ है हमने, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने एक स्टेम को लिया, उसके ट्रांसफर सेक्शन को बहुत तेज हमारे इक्विपमेंट औजार की सहायता से, नाइफ की सहायता से पतला थिन सेक्शन काटा। थिन सेक्शन काटने के बाद में हमने एक कैविटी ग्लास या वाच ग्लास रखा है, उसमें उस सेक्शन को जब ये काटा हुआ नहीं था, इसको हमने इसमें डाल दिया, और डालने के बाद हमने इसकी स्टेनिंग की। स्टेनिंग का मतलब होता है अभिरंजित करना। जैसे मान लो चौक का ये पीस है, इसको इंक में डुबोएंगे तो उसका जो इंक का ब्लू कलर है वो इस चौक में आ जाएगा, सुंदर दिखने लगेगा। हम यहाँ पर सैफ्रेनिन का उपयोग करते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन का उपयोग करने का फायदा ये होता है कि उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको हम बहुत क्लियरली देख पाए स्टेनिंग के बाद। और स्टेनिंग करते हैं तो डायग्राम आपके सामने है, जिसको मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो पूरा आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से हम इनको यहाँ पर देखते हैं, क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया गया है, हाँ बिल्कुल, इसका क्लासिफिकेशन भी किया गया है, और इसका क्लासिफिकेशन करने के बाद में हमको ये 3 नाम देखने को मिलते हैं, है ना। यदि हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, इनको डिवाइड करने के बारे में बात करते हैं, तो पहली बात आती है यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, और एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की जहां तक बात आती है, इनकी सेल्स होती हैं लिविंग। तो सबसे पहले हमने यहां पर अपनी बात रख दी, लिविंग सेल्स होती है, मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी डिवाइड किया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया है, तो इसमें हम एक कैटेगरी देखते हैं, इसको हम ए नंबर डालकर यहां पर बता रहे हैं, जिसको बोले पेरेन्काइमा। भाई ये पेरेन्काइमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इनकी जो सेल्स होती है, अब इसमें हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हम 3 तरीके से 3 पॉइंट की तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम इसको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसकी लोकेशन देखेंगे और इनके फंक्शंस को देखेंगे, तो वो एक बहुत व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। तो पेरेन्काइमा के जब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं या फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो पहली बात हो जाती है ओवल, राउंडेड और आइसोडाइमेट्रिक, ये होती है। दूसरी बात होती है लूजली पैक्ड होती है ना, जो पेरेन्काइमेटस सेल के बारे में बात कर रहे थे, लूजली पैक्ड होती है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। हमने यहां लिख दिया सेकंड, लूजली पैक्ड एंड हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। कैसे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस है? हमने बताया एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है, अब ये बीच में गैप दिखाई दे रहा है, इनको कहा इंटरसेलुलर स्पेसेस है। सेल्स हमने आपको यहां पर दिखा दी है, ये हो गई इनकी स्ट्रक्चर।
अब सवाल ये उठता है, ये तो थी स्ट्रक्चर, अब हम इनकी लोकेशन देखते हैं कि इनकी पेरेन्काइमा कहां होगी। तो सेकंड बात आती है लोकेशंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाता है पेरेन्काइमा। सॉफ्टर रीजन ऑफ रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, ये वहां पर हमको देखने को मिलती है। और काम या फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका जो मुख्य काम होता है फंक्शंस, मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा और उसके माध्यम से ये बात क्लियर हो जाएगी। इसका जो मुख्य काम होता है वो है फूड के स्टोरेज। एक एग्जांपल है, जो पोटैटो का ट्यूबर होता है, उस पोटैटो के ट्यूबर में जो स्टार्च का डिपोजिशन है, स्टार्च का जमाव है, वो कहाँ हो रहा है? पेरेन्काइमेटस सेक्शन में। ठीक है। इसके अलावा ये वाटर के स्टोरेज से भी संबंधित होता है और इसके साथ आल्सो कंसर्न विद सर्टेन वेस्ट मटेरियल। प्लांट के भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे प्लांट का वेस्ट मटेरियल हो गया रेजिन, एक पदार्थ है, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, आगे कभी ऐसी जरूरत होगी तब हम इसको बताएंगे। गम, गोंद, इसका सबको आपको उपयोग मालूम है। ये प्लांट के सर्टेन वेस्ट मटेरियल हमको दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है कि एक लीफ या पत्ती में भी इसका कुछ काम होता है? बिल्कुल होता है। आपके पास में एक एग्जांपल बता रहा हूं, यह है एक लीफ। सी हियर, दिस इज लीफ, एक पत्ती है। दिस विल बी द अपर सरफेस, ऊपरी सरफेस है, और ये नीचे की लोअर सरफेस हो रही है। अपर एंड लोअर सरफेस, लोअर सरफेस। You know very well that there are many stomatas which remains present on the lower surface of the leaves. बहुत सारे छोटे छोटे अपरचस होल होते हैं, छिद्र होते हैं इसके नीचे में। ठीक है, अपरचस होते हैं। ये लीफ आप इधर से देख रहे हैं, है ना, ऊपर सब चिकनी है। ठीक है, एक पतली क्यूटिकल की परत है, एक वैक्सी कोटिंग की परत आप देखते हैं जो डेजर्ट प्लांट्स उनमें। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करना है इसके लिए। और नीचे में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टोमेटास होते हैं। अब यदि इसको हम इसका एक सेक्शन की कटिंग करें, मान लो मैं इसको यहाँ से ऐसा कट करता हूँ, और कट करने के बाद लीफ को हम जब देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पेरेन्काइमेटस सेल वहाँ दिखाई देती है क्या? बिल्कुल दिखाई देती है। आपको जब इस सेक्शन की कटिंग करते हैं तो एक ऊपर की परत और एक नीचे की परत, इतनी मोटाई, थिकनेस लीफ की आपको दिखाई दे रही है। और डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए डायग्राम जो यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो वहां पर क्या देख रहे हैं हम? उस डायग्राम में देखिए कि दो प्रकार की सेल्स आपको दिखाई देंगी। एक है पेरिसेट सेल्स। देखिए पेरिसेट सेल्स हैं, लंबी सेल्स हैं, कुछ इस तरीके से लंबी लंबी सी सेल्स दिखाई दे रही हैं, और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट रिमेन्स प्रेजेंट हियर। ये आप देख रहे हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर वहां दिखाई दे रही है। पेरिसेट पेरेन्काइमा है, पेरिसेट सेल्स पेरिसेट पेरेन्काइमा है, और उसके साथ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, यानी वो दोनों भी पेरेन्काइमा के ही प्रकार हैं। लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं क्लोरोफिल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल they actively take part in photosynthetic activity। तो आप वहां पर देखना है पेरेन्काइमा में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति भी दिखाई दे रही है, वो आपको उस डायग्राम से क्लियर दिखाई देता है। अब एक बात होता है कि जब क्लोरोफिल रिमेन्स प्रेजेंट हियर, यदि क्लोरोफिल जैसे लीफ में है तो उस पेरेन्काइमा का वहां पर नाम चेंज हो जाता है। ये जो पेरेन्काइमा है, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज एन क्लोरेन्काइमा। इसको हमने बोले हैं क्लोरेन्काइमा। और फिर इसके साथ हाइड्रिला है, वेलिसन एरिया जैसे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि एयर स्पेस होती है, सेल्स के बीच में एयर स्पेस होती है, हवा भरी होती है, तब वहां पर ऐसे पेरेन्काइमा को बोलते हैं एरेन्काइमा। ध्यान दीजिए, ये दो नाम आपको मिल रहे हैं पेरेन्काइमा के अंतर्गत। ये इफ क्लोरोफिल रिमेन्स प्रेजेंट तब हमने उसको क्लोरेन्काइमा कहा है, और यदि एयर स्पेस है वहां पर, एयर भरी हुई है। अब एयर क्यों भरी हुई है? बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं
जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, कुछ आप बहुत से ऐसे प्लांट देखते हैं जैसे लोटस वगैरह को देखते हैं, उनकी पत्ती जो होती लीफ होती है वो पानी में तैरती रहती है। तो ये जो फ्लोटिंग नेचर है वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण है, वो एयर स्पेस है वो उनको फ्लोटिंग में मदद करते हैं। तो एक चीज आप वहां पे देखते हैं, ये डायग्राम अभी जितनी देर से हम डिस्कस कर रहे थे डायग्राम आपके सामने था, अब हम इसको रिमूव करते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलेन का। एक बात यहां पर बहुत अच्छे से समझना है, इसमें भी फिर जब हम स्टडी करते हैं तो उन्हीं 3 पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। डायग्राम आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है, इसमें कौन कौन सी बातें हमारे लिए रिमार्केबल है, कौन कौन सी बातें हमारे लिए उल्लेखनीय है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इनकी जो सेल्स होती हैं, एक तो लिविंग सपोर्टिंग टिश्यू होता है, लिविंग सपोर्टिंग टिश्यू। दूसरी बात है इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक्चुअली इसका फंक्शन है पर इसको अभी हम बता दे रहे हैं टू द प्लांट्स। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही है तो स्ट्रक्चर को देखना चाहिए। इनकी जो सेल्स होती हैं वो होती, पहला इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स। आपकी सुविधा के लिए डायग्राम सामने है, 2 डायग्राम है। एक डायग्राम जो उसकी ट्रांसफर सेक्शन है ऊपर से, जैसे ये पेन है इसको ऐसा काट दिया, ट्रांसफर सेक्शन वो दिखाई दे रहा है पहले डायग्राम में, और जो दूसरा डायग्राम है उस डायग्राम में उन इलोंगेटेड सेल्स को भी दिखाया जा रहा है। तो कैसा है, इलोंगेटेड सेल्स है, लेकिन टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि सेल्स यदि ये हैं इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, ये दूसरी सेल है तो ये तीसरी सेल है, तो इनके बीच में आपको क्या देखने को मिला, डायग्राम तो आपके सामने है वो क्लियर है। इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स होती है, ये वैक्यूल्स यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, ये देखिए वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स क्लियर दिखाई दे रही है, ये वैक्यूल्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो प्लांट सेल में ड्यू टू लार्जर वैक्यूल्स व्हाट विल हैपन, है ना, न्यूक्लियस टेक्स इसेंट्रिक पोजीशन। इसके कारण क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस है ना, जो सेंटर में होना चाहिए वो ना होकर एक किनारे पर हो जाता है, इस सेल में ये किनारे पर हो जाता है, इस सेल में मान लो यहाँ किनारे पर हो जाता है। ये उसकी वॉल है, इस वॉल में आपको एक बात जरूर देखनी पड़ेगी कि इरेगुलर थिकनेस हो जाती है। इरेगुलर थिकनेस कहाँ हो रही है, अब यदि यहाँ पर देखें, ये वाला हिस्सा देख लें, 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 तो जगह जगह पर यहाँ पर यदि हम बात ना भी करें, यहाँ कम है तो ये हिस्सा जो होता है यहाँ पर आपको सेल थिकनेस दिखाई देती है। यहाँ जो थिकनेस है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन के कारण आपको दिखाई देते हैं। तो एक बात यहाँ पर तो क्लियर हो गई। फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब लोकेशन देखें, ये तो स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही थी, अब हम इसकी लोकेशन देखें कहां होगा। तो पहली बात तो है बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। दूसरा बिलो द एपिडर्मिस। सेकंड इन द लीफ स्टॉक, लीफ के जो स्टॉक है वहां पर, इन द लीफ स्टॉक्स। थर्ड मिडरिब में, मिडरिब ऑफ सम लीव्स, जो कुछ लीव्स हैं उनकी मिडरिब में, मध्य सिरा में इनकी उपस्थिति होती है। मिडरिब, मिडरिब आप समझ रहे हैं, ये लीफ है, लीफ एक पत्ती है, ठीक है, और ये कहलाई उसकी मिडरिब, यहाँ पर इनकी उपस्थिति हमको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने कॉलेन काइमा के बारे में देखी, और जहां तक इनके फंक्शन की बात आती है तो प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ तन्यता
से संबंधित स्ट्रेंथ। एक लीफ है, पत्ती को हमने खींच कर नीचे किया, वो फिर से अपनी पोजीशन में आ गई, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। और दूसरा इजी बेंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ, हम इसके फंक्शंस को लिख सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं आपको, है ना। तो ये हो गया इनका फंक्शंस में इजी बेंडिंग ऑफ स्टेम, इजी बेंडिंग ऑफ स्टेम एंड लीव्स। कई स्टेम ऐसे होते हैं हमने उनको झुकाया और फिर से अपनी जैसी वैसी पोजीशन में वापस आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो बी भाग है कोलेनकाइमा वो देखें। इसके पहले अभी हम बात कर रहे थे पैरेन्काइमा के बारे में। अब थर्ड जो बात करते हैं हम यहाँ, या सी जो बात करते हैं वो है स्क्लेरेनकाइमा, बहुत इंपॉर्टेंट है सी, स्क्लेरेनकाइमा। इसमें सबसे खास बात यह याद रखना है कि लैकिंग लिविंग प्रोटोप्लाज्म, लैकिंग लिविंग प्रोटोप्लाज्म। आपने इतना टॉपिक को देखा, कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। इनमें लिविंग प्रोटोप्लाज्म की कमी है, इसलिए दिस इज डेड टिश्यू एंड इज ए डेड टिश्यू, इसलिए ये डेड टिश्यू है। कैसा दिखता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, वो आपको बगल के डायग्राम से दिखाई दे रहा है, साथ में देखते जाएंगे, है ना। वो डायग्राम आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ बनाकर, वो एकदम रफ है, रफ तरीके से है, लेकिन हाँ उसको समझने के लिए सफिशिएंट है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यदि उस डायग्राम को देख रहे हैं उसमें कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश की। यदि आप देख रहे हैं इस तरीके से मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये इस तरीके से कुछ बनाने की कोशिश किया है उसमें, इस तरीके से आप देख लीजिए, वो डायग्राम दिख रहा है आपके सामने, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए हम इनकी मेन बात को देखेंगे। और बीच में आपको वहाँ पर लिखा है ल्यूमेन, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर लिखे हैं कि ये जो दीवार है, ये जो बाहर की जो सेल वाल है ना, वो थिकर हो गई है, मोटी हो गई है। और जिस कारण मोटी हुई है उसके कारण हम उसको बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वाल, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है। उस लिग्निन पदार्थ के कारण ये दीवार मोटी हुई, डेड सेल्स है। और फिर स्क्लेरेनकाइमा की जो लोकेशन होती है वो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट भी मिलती है, और इसके साथ में आपको एरियल रूप में बाहर भी आपको दिखाई देती है। अब हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली, इनकी लोकेशन देख ली, अब इनके फंक्शंस देख लें। लेकिन फंक्शंस को बताने के पहले हमने इनको जो दो भाग में डिवाइड किया है, वो दो भाग में डिवाइड किया हुआ नाम हम इनको यहाँ पर आपको बताते हैं। पहली बात है कि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो होता है फाइबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आप यहां पर देखते हैं स्क्लेरॉइड्स। पर थोड़ी सी बात कुछ और बतानी है। उस डायग्राम में जो लिग्निन दिखाई दे रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन ऐसा हमने कहा, वो लिग्निन क्या है? लिग्निन ऐसे केमिकल सब्सटेंस है विच एक्ट्स एज ए सीमेंट, जो सीमेंट भांति काम करता है, सेल्स को हार्ड और इम्परमिएबल बनाता है वेरियस सब्सटेंसेस के प्रति, बहुत सारे सब्सटेंस के प्रति इम्परमिएबल या अपारगम्य बनाता है। फिर वहां पर आप उस डायग्राम में देखेंगे सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, पास पास हैं, बिल्कुल ठीक उस प्रकार से जैसे टाइल्स अरेंज होती है, द टाइल्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर जो टाइल्स होती है उससे चिपकी रहती है। जाहिर है इंटरसेलुलर स्पेस या अंतराकोशिकीय अवकाश वहां पर नहीं होगा। जहां हम इनको दो भाग में डिवाइड करते हैं, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स के रूप में, आप वहां पर एक डायग्राम देखिए जिसमें सेल्स, एक सेल बनी हुई है और उसके टेपरिंग एंड है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है वहां पर, है ना। मैं यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ,
जल्दी से, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से वहां पर आपको उस डायग्राम के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम वहां दिखाई दे रहा है, जिसमें बीच में लीमन दिखाई दे रही है और इनके टेपरिंग एंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो फाइबर्स और स्क्लेराइड्स, इनमें अंतर क्या है? फाइबर्स कहाँ उपस्थित होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, हमने आपको बता तो दिया कि इनके टेपरिंग एंड्स होते हैं। अब हम इनकी देखते हैं लोकेशंस दोनों की। ठीक है, पहला फाइबर्स के केस में देखते हैं। फाइबर्स हमको कहां मिलेंगे? इन द स्टेम्स। हमको कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिससे बात और क्लियर आपको समझ में आएगी। स्टेम्स में मिल जाएंगे अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। आप साथ में डायग्राम को देखते जा रहे हैं, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, डायग्राम आपके साइड में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो वेस्कुलर बंडल में क्या शामिल है? जाइलम और फ्लोएम, कैम्बियम, ये चीज शामिल है। ये आपके स्तर के हिसाब से यहाँ उतना जरूरी नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। यदि आप हमारे किसी दूसरे वॉल्यूम को देखेंगे जिनमें वेस्कुलर बंडल्स के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, तब आपको ये वेस्कुलर बंडल भी वहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार की शंका सवाल है तो आप वेस्कुलर बंडल्स के उन एपिसोड्स को देख लेंगे, उन लेक्चर्स को देख लेंगे, तो आपको ये चीज वहां पर क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ में इन द वेन्स ऑफ द लीव्स, इन द वेन्स ऑफ द लीव्स। वेन्स का मतलब है सिरा, लीफ। पत्ती की स्ट्रक्चर, लीफ की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वेन क्या होती है वह आपको पता लग जाएगा। नहीं मालूम है तो आप हमारे दूसरे एपिसोड को देखिए, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है स्क्लेराइड्स के बारे में देखिए। स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं सीड्स की हार्ड कवरिंग में। हार्ड कवरिंग को हम सीड कोट भी बोलते हैं, वहां पर पाए जाएंगे। इसके साथ में आप नट्स में देखेंगे, जो कोकोनट हस्क है, जो नारियल के ऊपर जो आपको रेसे नजर आते हैं, आप कितने कॉम्पैक्टली, कितने पास पास चिपके हुए रहते हैं, है ना। और इसके साथ आप फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट वहां भी आप देखेंगे, है ना। ये इसमें आपने लिख दिया कोकोनट हस्क, यहां आपको मिल रहा है, और फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट, फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट, वहां भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये उनकी लोकेशन होगी। अब इस स्क्लेरेन काइमा के लास्ट पॉइंट में जिसको हम इनका फंक्शंस बोल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि हम स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन इस तरीके से इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस में पॉइंट नंबर 1 सबसे पहली बात है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सेकेंड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एक इसका मेन काम बताया। फिर आप देखिए कि जो स्क्लेरल काइमेटिस फाइबर्स होते हैं, कहाँ से बात काम करें, हम फ्लैक्स के बारे में बात करें, जूट के बारे में बात करें, इनके जो रेशे होते हैं, इनके रेशे या फाइबर्स का उपयोग करते हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनका उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ में आप देखते हैं कि रोप या रस्सियां बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से इनके वेरियस उपयोग देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रोटेक्टिव टिश्यू को देखेंगे और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारे हर एपिसोड को आप ध्यान से देखेंगे, हर लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और सीक्वेंसली देखेंगे, आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आपको ये यदि पसंद आया हो तो आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये आप तक उपलब्ध हो जाए बहुत सरलता के साथ में, बहुत आसानी के साथ में। और आपके जो सुझाव हैं उन सुझाव को भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।